Hello everyone. I CA Rupesh Agrawal welcome you all to your first lecture of class 11 accountancy. So class 11th आपके कॉमर्स जर्नी की एक शुरुआत है. आई एम श्योर आप सब काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि आपके नए सब्जेक्ट्स क्या हैं, उनका कंटेंट क्या है. क्लास 11th में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आप लाइफ में पहली बार पढ़ते हैं. तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि इन सब्जेक्ट्स को आप लॉजिकली पढ़ें, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के हिसाब से पढ़ें. क्लास 11th की एग्ज़ाम क्लियर करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. क्लास 11th एंड क्लास 12th में भी आप जो भी पढ़ते हैं वो आगे आपके कॉमर्स करियर में आपका बेस बनता है, आपके एक फाउंडेशन बनता है. तो हर कॉन्सेप्ट को समझना, हर लॉजिक को जानना आपका प्राइमरी एम होना चाहिए. वैसे ये सब्जेक्ट्स, तीनों ही सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा आसान हैं, हमारी डे टू डे लाइफ से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि आपको इनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर क्लास 11th अकाउंट्स इस सब्जेक्ट का आपको मैं एक ओवरव्यू दूं तो 100 मार्क्स का आपका अकाउंट्स का पेपर होगा, जिसमें से रिटन एग्ज़ाम साल के एंड में 80 मार्क्स का होगा. 20 मार्क्स का आपका एक प्रोजेक्ट होता है. प्रिडोमिनेंटली ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. अगर आपके सिलेबस में देखा जाए तो 27 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 8 या 9 चैप्टर ही थ्योरी है मेनली शुरू में. उसके बाद के सारे के चैप्टर्स आपके प्रैक्टिकल हैं. हमारा अप्रोच ये रहेगा कि शुरू की 2-3 क्लास हम इन्वेस्ट करेंगे सब्जेक्ट को समझने में, बेसिक कॉन्सेप्ट जानने में. उसके बाद हम डायरेक्टली इन प्रैक्टिकल चैप्टर्स में जंप कर जाएंगे और सिलेबस के एंड में हम इन 8-9 थ्योरी चैप्टर्स को कवर करेंगे. थ्योरी से शुरुआत करना आपको भी थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, और दूसरी बात कि अगर प्रैक्टिकल करने के बाद आप थ्योरी करते हैं तो इन थ्योरी चैप्टर्स को समझना, इनको रिटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उन थ्योरी चैप्टर्स में जो कंटेंट लिखा होगा उन कॉन्सेप्ट्स पे आपने एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, बहुत सारे सम्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे तब तक. सो स्मार्टली स्टडी करना हमारा एम रहेगा. तो हम सिलेबस में पहले प्रैक्टिकल और लास्ट में हम थ्योरी को कवर करेंगे. जब भी हम क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप कुछ भी लिखेंगे नहीं, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर रहेगा, कॉन्सेप्ट समझने में रहेगा. तो सर हमारे नोट्स कैसे बनेंगे, हम बाद में पढ़ाई कैसे करेंगे? तो देखो, जो भी हम रोज पढ़ेंगे उसका मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट www.fracademy.co.in में अपलोडेड मिलेगा. क्लास करने के बाद आप हमारी वेबसाइट से उस PDF को डाउनलोड करके उस नोट्स को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं. इसके 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं. पहली बात तो अगर मैं आपको नोट्स क्लास में डिस्कस करूं, डिक्टेट करूं, या आप स्क्रीन से कॉपी करेंगे, तो जो हमारा टाइम उसमें लगता, अब वो टाइम सेव होगा. तो हम टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. और दूसरी बात कि नोट्स लिखने के बहाने, अपनी कॉपी अप टू डेट रखने के बहाने, क्लास करने के बाद आप एक बार रोज़ पढ़ने जरूर बैठेंगे, आपकी कॉपी जरूर खुलेगी, तो आपका एक ऑटोमेटिक रिविजन जरूर हो जाएगा. अच्छा, इन PDF नोट्स को ये मत बोलना सर हम तो प्रिंट करके रख लेंगे. लिखना जरूर. नॉन प्रिंटेबल PDF अपलोड करूंगा मैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा. हमारी क्लासेस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हम APC पब्लिकेशन की बुक का यूज़ करेंगे. कॉमनली मार्केट में इसको DK गोयल के नाम से जानते हैं. सो आई एडवाइस कि आप ये बुक अरेंज करके रखें, हमारी क्लासेस उससे स्मूथली रन हो पाएंगी. आज की क्लास में, इनफैक्ट शुरू के 2-3 लेक्चर्स में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज बुक की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है सर, शुरू करते हैं. तो सब्जेक्ट की शुरुआत ऑब्वियसली पहले सवाल से होगी, जो कि है कि ये अकाउंट्स है क्या और क्यों बनाया जाता है. अकाउंट्स, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन में जाऊं, ये आपकी NCERT की किताब, NCERT में लिखा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. तो ये बोलता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. अच्छा किया सर, थ्योरी लास्ट में पढ़ाएंगे. देखो, बड़ी सिंपल सी बात है. लेमन टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे, सेल्स करेंगे, परचेज करेंगे, खर्चे करेंगे, आपकी इनकम होगी. तो आपने एक नया बिजनेस खोला,
उसमें जो जो ट्रांजेक्शन होते गए उसको एक जगह लिखते जाओ। आपने सेल्स किया, लिखो कि मैंने इस तारीख को इतने रुपए की सेल्स की। आपने परचेज किया, लिखिए इतने रुपए का परचेज किया। जैसे ही अपने एम्प्लॉय को अगर सैलरी पेमेंट किया, लिखिए मैंने आज सैलरी पेमेंट किया। लिखिए मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया। मैंने आज शाम को नाश्ता मंगाया, उसका मैंने पेमेंट किया। तो आपके बिजनेस में जो जो होता गया उसको एक जगह लिखते जाओ। उस लिखने को ही अकाउंट्स बोलते हैं, शुरुआत में समझने के लिए सिर्फ। तो मैंने क्या बोला, अकाउंट्स का मतलब है रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर बिजनेस। अच्छा, सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करना, इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर आपने दुकान खोली और सुबह सुबह जाके पूजा की तो वो नहीं लिखना। फाइनेंशियल नेचर के आइटम्स को लिखना। कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स जहां पैसा इन्वॉल्व है, वैसे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हमें लिखना है। सेल्स किया, परचेज किया, कोई खर्चा किया, बिल्डिंग खरीदी, लैपटॉप खरीदा बिजनेस के लिए, जो मनी इन्वॉल्व है, जहां जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मेरे को लिखना है, जिनको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ, जिसका एक अमाउंट है। तो अकाउंट्स क्या है? रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर बिजनेस, बस उसी को अकाउंट्स बोलते हैं। अच्छा, अकाउंट्स क्यों बनाएंगे हम? फायदे क्या है अकाउंट्स बनाने के? तो देखो, एडवांटेजेस। जब भी कोई बिजनेसमैन एक बिजनेस खोलता है तो उसको ये जानना होता है कि इस साल उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना रुपए का लॉस हुआ, पिछले साल से वो प्रॉफिट बढ़ा या घटा, कितना बढ़ा कितना घटा। तो ये सब अगर उसको जानना है तो उसके पास अगर चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके पास अकाउंट्स नहीं होगा, तो वो प्रॉफिट या लॉस कैसे जान पाएगा अपने बिजनेस का? ठीक बात है सर। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग। अगर उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने, उसको ये देखना है कौन सा खर्चा पिछले साल से बढ़ा या घटा, कहाँ पे वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, कहाँ पे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का स्कोप लाई करता है, कौन से प्रोडक्ट बेच के फायदा हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट बेच के नुकसान हो रहा है। तो उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड कई सारे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। वो डिसीजन कैसे लेगा अगर उसके पास चीज़ों का हिसाब किताब नहीं होगा, उसके पास एक जगह सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी, तो वो कैसे अपना प्रॉफिट जानेगा या कैसे अपने बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाएगा? अच्छी बात है। अगला, गवर्नमेंट टैक्सेस। अच्छा, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। वो टैक्स आपके प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है कि भाई आपके प्रॉफिट का 30% टैक्स है, आपके प्रॉफिट का 20% टैक्स है। तो अगर आपको बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट नहीं पता, आपने प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं किया, तो आप सही टैक्स कैसे पे कर पाएंगे? हाँ सर, सही बात है। ऐसे कई सारे एडवांटेजेस होते हैं अकाउंट्स पढ़ने के। जब हम सिलेबस के एंड में थ्योरी चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे तो हम लाइन से एक एक एडवांटेज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाँ भाई, अकाउंट्स बनाना मतलब होता है रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर बिजनेस, बस वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। एडवांटेजेस हमने सीखे कि भाई प्रॉफिट या लॉस जानना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में वो अकाउंट्स का डेटा हेल्प कर सकता है, करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट में हेल्प करेगा, एटसेट्रा। कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। अगला सवाल ऑब्वियसली ये आएगा कि सर अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है क्या? इज इट मैंडेटरी? मेरे को नहीं बनाना अकाउंट्स। तो देखो, अगर आप एक कंपनी फॉर्म करके बिजनेस करते हो, आपने एक कंपनी खोली, तो आपको अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है। ऐसा कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। तो कंपनीज के ऊपर लगने वाला कंपनीज एक्ट आपको ये बोलता है कि अगर आप एक कंपनी हैं तो आपको अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, अगर आप एक नॉन कंपनी है, सर मतलब आप एक शॉप के ओनर हैं, आप अपना बिजनेस खुद रन करते हैं, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, या आप कोई भी अदर फॉर्म जो एक कंपनी नहीं है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, या कोई और फॉर्म में बिजनेस करते हैं जो एक कंपनी नहीं है, आप एक नॉन कंपनी है, तो आपको अकाउंट्स बनाना है या नहीं, वो आपकी साइज पे डिपेंड करता है कि एक लिमिट के ऊपर अगर आपके बिजनेस की साइज है, अगर आपके बिजनेस की सेल्स है, तो आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अगर उस लिमिट के नीचे है तो आपको अकाउंट्स नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट्स बनाने के एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आप ये रूल्स फॉलो करिए तो आपका अकाउंट सही बनेगा। एक फॉर्मेट होता है, आप इस फॉर्मेट में ही अकाउंट्स बनाएंगे तो वो प्रेजेंटेबल होगा। तो जिसको बिलो लिमिट वालों को अकाउंट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, वो अकाउंट्स बनाए या ना बनाए,
उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो उस फॉर्मेट को फॉलो करके बनाए या अपने ही कुछ फॉर्मेट में बनाए या रफ में बनाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो रूल्स को फॉलो करके बनाए या अपने ही खुद के रूल्स इन्वेंट करके बनाए, उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिलो लिमिट वाले हैं, ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ठीक बात है सर। तो इस टॉपिक को पढ़ना कि अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था एक सोच क्लियर करना कि जब भी हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, कोई अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे, अकाउंट्स बनाते समय जब हम एक बिजनेस को सोचेंगे तो हम एक कंपनी के बारे में सोचेंगे, या एटलीस्ट कंपनी नहीं तो कम से कम एक बड़े स्केल के बिजनेस के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जिसको अकाउंट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, जिसको रूल्स फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए अकाउंट्स कैसे बनाना ये सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है सर। तो हम क्या सीखेंगे? हम अकाउंट्स बनाना सीखेंगे एक कंपनी का, या अगर कंपनी नहीं भी है तो चलो कम से कम एक बड़े साइज के बिजनेस का अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था हमारी सोच क्लियर करना कि हम कोई ट्रांजैक्शन के बारे में सोचेंगे, कोई सेल परचेज एसेट खरीदने के बारे में सोचेंगे तो हम एक कंपनी के हिसाब से सोचेंगे, एक बड़े बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि एग्जैक्ट लीगल प्रोविजन पढ़ें कि किसको बनाना पड़ता है किसको नहीं, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बहुत डिटेल्ड है कि किसको बनाना होगा किसको नहीं। बट हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं मोटा मोटी तौर पे कि हमको ये समझ में आए कि जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमको हमारी सोच कैसे रखनी है। हमको हमारी सोच एक छोटे बिजनेस, एक शॉप ओनर के हिसाब से नहीं रखनी है, हमको हमारी सोच एक कंपनी के हिसाब से रखनी है, या अगर कंपनी नहीं भी है तो एक बड़े बिजनेस के हिसाब से सोचना। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, अगली बात, अकाउंट्स कब बनाना हो? तो देखो, अकाउंट्स साल में एक बार बनाना हो, और वो एक साल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जो हमारा एक नॉर्मल एक ईयर की डेफिनेशन है। बट कमर्शियल वर्ल्ड में हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, और वो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस पीरियड के लिए, इस एक साल के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स आप हर रोज भी बनाइए, हर हफ्ते भी बनाइए, हर महीने भी बनाइए, वो आपकी मर्जी है, बट साल में एक बार अकाउंट्स बनाना होता है, और वो एक साल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है सर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि भाई अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स है रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर बिजनेस, बट वो फाइनेंशियल नेचर का आइटम होना चाहिए, उसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। वो सेल्स भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है, कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, इनकम भी हो सकता है। हाँ सर। हमने पढ़ा कि अकाउंट्स बनाने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने में हेल्प करता है। फिर हमने सीखा जब भी हम अकाउंट्स डिस्कस करेंगे तो हम एक कंपनी के हिसाब से सोचेंगे या हम एक बड़े बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। छोटे बिजनेसेस को अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत, उनको कंपलसरी नहीं होता अकाउंट्स बनाना, तो वो अकाउंट्स कैसे भी बना सकते हैं। अकाउंट्स एक साल के लिए बनता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है सर, आगे बढ़ो। तो अकाउंट्स बनाना अगर हमको सीखना है तो 5 सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंट्स में। वो 5 टर्म्स का मतलब आज हम सीखेंगे, उन 5 वर्ड्स का मतलब सीखेंगे। ये 5 वर्ड्स का मतलब अगर आप सही से लॉजिक के साथ समझ गए तो 50% सिलेबस आपका अकाउंट्स का यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? एकदम सही, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंट्स: इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे, जिसकी आप अकाउंटिंग करेंगे, जिसका आप हिसाब किताब रखेंगे, वो इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा। हम पहले इन 5 वर्ड्स का एक एक करके मतलब समझते हैं। तो पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है इनकम। सर बड़ा ही आसान है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इनकम मतलब मेरी कमाई। मैंने सेल्स किया, अपने बिजनेस में माल बेचा, किसी को सर्विस दी, उससे मेरे को जो प्रॉफिट होगा वो मेरी इनकम। हाँ सर। मैंने किसी को जगह किराए पे दी होगी, तो अगर उससे मेरे को रेंट मिला तो वो भी मेरी एक इनकम है। मैंने किसी को लोन दे दिया या मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो मेरे को इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट इनकम।
मेरी एक कमाई है। तो ऐसी कई सारी कमाई के सोर्सेज हो सकते हैं। तो जो भी मेरी कमाई है उसको मैं इनकम नाम से जानूंगा कि भाई मैंने माल बेचा तो मैंने कुछ कमाया, हो सकता है मैंने रेंट पे कुछ देके कमाया, हो सकता है मैंने इंटरेस्ट कमाया, एक्सेट्रा कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो जहाँ से भी मेरे को इनकम होती है, मेरी कमाई होती है, उसको मैं इनकम बोलता हूँ। सर बड़ा ही आसान था। अगले टर्म पे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी बड़ा सिंपल है, नाम से ही समझ में आता है कि हमारे बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों को हम एक्सपेंस बोलेंगे। हमारे बिजनेस में एम्प्लॉय होंगे, उनको हमको सैलरी देना पड़ेगा। हो सकता है हमारा बिजनेस किराए के प्रीमाइसेस पे है तो हमें लैंडलॉर्ड को रेंट पेमेंट करना होगा। हमको अपने बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना होगा। हमको हमारे बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, भाड़ा पेमेंट करना होगा। गुड्स आएगा जाएगा, ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं। तो जो मेरे बिजनेस में खर्चे होंगे उसको मैं एक्सपेंस बोलूँगा। बड़ा ही सिंपल है, 5 में से 2 वर्ड तो खत्म हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका नाम है एसेट। एसेट क्या होता है? देखो, एसेट भी एक एक्सपेंस ही है। क्या बोल रहे हो सर? देखो, एसेट का मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने आपके बिजनेस में कोई बिल्डिंग परचेज की, आपकी फैक्ट्री में कोई मशीन परचेज की, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई लैपटॉप खरीदा, प्रिंटर खरीदा, ये आपके एसेट्स हैं। एसेट का मतलब होता है मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति, जिस चीज़ को मैं ओन करता हूँ। हाँ सर, तो एसेट एक एक्सपेंस ही है, बट एसेट कहलाने के लिए उस आइटम का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। फ्यूचर में बेनिफिट मिलना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना चाहिए, तब वो आइटम एसेट कहलाएगा। सर क्या बोल रहे हो? अच्छे से समझाओ। ठीक है, देखो, अगर मैं कोई सैलरी पेमेंट करता हूँ, देखो ये 1 साल है, मान लो इस 1 साल के लिए मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये 1 साल है, फाइनेंशियल ईयर है। अब मैं 31 मार्च 2021 को बैठा हूँ और अकाउंट्स बना रहा हूँ इस साल का। तो देखो, अगर मार्च महीने में मैंने मेरे एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट की, मार्च महीने की, उसने जो मार्च में काम किया, उसने जो मेरे को सर्विस दी, उसके मैंने उसको सैलरी पेमेंट की, तो वो मेरे लिए एक खर्चा है, क्योंकि जो मैंने पेमेंट किया उसके लिए मैंने जो उसके बदले की सर्विस थी वो ऑलरेडी ले ली। फ्यूचर में मेरे को अब कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, उसी एम्प्लॉय से अगर मेरे को फ्यूचर में भी सर्विस चाहिए तो मेरे को फिर से सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा। आज जो मैंने पेमेंट किया उसका कोई लेना देना नहीं है मेरे फ्यूचर सर्विस। हाँ सर, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं इसी मार्च महीने में, मान लो 30 मार्च को, अगर मैं एक बिल्डिंग परचेज करूं, तो वो बिल्डिंग मेरे इस मार्च महीने में तो काम आई, बट अगले साल भी काम आएगी। आएगी या नहीं आएगी? फिर से तो कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैंने कोई मशीन खरीदी तो वो इस साल, आने वाले अगले कई साल तक मेरे को बेनिफिट देगी। तो ऐसा आइटम, देखो, सैलरी पेमेंट करने के लिए भी जेब से पैसा लगता है, मेरा एक खर्चा होगा। वैसे ही बिल्डिंग परचेज करने के लिए भी मेरे जेब से पैसा जाता है। तो दोनों आइटम्स का नेचर सेम है। एक ऐसा आइटम जहां मेरा पैसा लग रहा है, सैलरी में भी लग रहा है, मशीन खरीदने में भी लग रहा है, बट क्यों सैलरी एक एक्सपेंस है और मशीन एक एसेट है, ये डिसाइड हो रहा है उसका बेनिफिट कितना है, लॉन्ग टर्म है या टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म। अब सर, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? आपके लिए लॉन्ग टर्म 1 साल हो सकता है, मेरे लिए 5 साल हो सकता है। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करेंगे? तो लॉन्ग टर्म का मतलब है, आप जिस पीरियड के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, मान लो आप इस पीरियड के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आप ये देखिए, आपने जो पेमेंट किया वो पेमेंट के बदले का बेनिफिट, सर्विस, फैसिलिटी आपको इसी पीरियड में मिल गई क्या, या आने वाले पीरियड में भी मिलेगी? एक ही सवाल है, जो आंसर करेगा एक आइटम एक्सपेंस है या एसेट। अच्छा, मैंने मार्च में सैलरी पेमेंट की, मार्च महीने की, तो उसकी सर्विस मैंने क्योंकि इसी साल ले ली, मार्च महीना इसी साल में कवर हो गया, तो वो सैलरी का पेमेंट मेरे लिए एक्सपेंस है। अगर मैंने इस साल कोई बिल्डिंग खरीदी तो वो मेरे लिए एसेट है। क्यों है? क्योंकि वो बिल्डिंग मेरे अगले साल भी काम आएगी, इसी साल सिर्फ काम नहीं आएगी। तो अगर जिस पीरियड का मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ उस पीरियड में
अगर मैंने उस फैसिलिटी, उस सर्विस को इंजॉय कर ली जिसके लिए मैंने पेमेंट की थी, अगर पूरी इंजॉय कर ली तो वो एक्सपेंस है। अगर आगे भी करूँगा, अगले साल भी चलेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा उसका एडवांटेज, उसका एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज है, तो वो एक एसेट है। बड़ी सीधी सी बात है, एक ही सवाल से डिसाइड हो जाएगा। पेमेंट मैंने दोनों चीज़ के लिए किया। पेमेंट मैंने एक लैपटॉप खरीदने के लिए भी किया, और पेमेंट मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी किया। बट इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट मैंने पिछले महीने का किया, तो अगले महीने वापस करना पड़ेगा। ये पेमेंट मेरे आगे कुछ काम नहीं आएगा। बट अगर मैंने प्रिंटर खरीदा तो वो आज भले ही पेमेंट कर दिया, बट वो काम मेरे आने वाले कई साल तक आएगा। तो क्या आप जिस साल के लिए अकाउंट्स बनाने बैठे हैं, उस साल के बाद भी उस सर्विस को एंजॉय कर पाएंगे? अगर हाँ, तो वो आपका एसेट है। अगर नहीं, अगले साल एंजॉय करने के लिए फिर से पेमेंट करना होगा, अगले साल एम्प्लॉय को सैलरी फिर से देनी पड़ेगी, तभी वो काम करने आएगा, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है सर, समझ गए? तो एक्सपेंस है या एसेट, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में पेमेंट करना पड़ता है, जेब से पैसा लगता है। बस पैसा लगने का कारण, जो फैसिलिटी मैंने एंजॉय की, जो सर्विस मेरे को मिली, वो उस पीरियड में मिल गई या आगे भी मिलेगी, ये डिसाइड करेगा एक आइटम एक्सपेंस है या एसेट। ठीक है सर, समझ गए? तो अभी तक हमने इनकम पढ़ा, एक्सपेंस पढ़ा और एसेट पढ़ा। 3 वर्ड तो खत्म हो गए सर। चलो, अगला है लाइबिलिटी। नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। लाइबिलिटी मतलब उधार, ऑब्लिगेशन टू पे। मैंने किसी से बिजनेस में लोन लिया, तो अब मेरी एक लाइबिलिटी है, मेरा एक ऑब्लिगेशन है कि मेरे को उसको रीपे करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो ऐसे आइटम्स को मैं लाइबिलिटी बोलता हूँ। अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदा, माल खरीदा बेचने के लिए, बट उधार में, कि पेमेंट आपको बाद में करूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद करूंगा, तो वो माल मेरे को आज मिल गया, गुड्स मेरे को आज मिल गया, बट पेमेंट मैंने नहीं किया, तो मेरी तो एक ऑब्लिगेशन हो गई कि अब मेरे को 2 महीने बाद इस आदमी को इतना रुपए का पेमेंट करना। तो वो ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी हुआ। मैंने एम्प्लॉय को सैलरी के लिए ये बोला कि तू मार्च में काम करेगा तो उसकी सैलरी तेरे को 10 अप्रैल को मिलेगी, एंड सो ऑन। अप्रैल में जो तू काम करेगा उसकी सैलरी 10 मई को मिलेगी। तो 31 मार्च को मैंने एम्प्लॉय से 1 महीने की सर्विस ले ली, मार्च महीने की, बट पेमेंट मैंने 10 अप्रैल को ही किया, तो उस 10 दिन के लिए ये मेरी एक लाइबिलिटी हो गई। बड़ी सिंपल सी बात है। लाइबिलिटी मतलब मेरे को किसी को पेमेंट करना है, मेरे सर पे एक उधार है, तो भले ही वो एम्प्लॉय की सैलरी हो, वो लाइबिलिटी बन जाएगी उस 10 दिन के लिए। तो मैंने किसी से लोन लिया, मैंने किसी से गुड्स परचेज किया, बट उधार में, जिसको हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। क्रेडिट, अगर पैसा दे के खरीदा तो वो कैश परचेज है, मैंने पैसा दिया, गुड्स खरीदा। अगर मैंने उधार में खरीदा तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। हमने सैलरी पेबल है अभी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय से काम करा लिया है, बट हमारा टर्म्स ही ऐसा, एग्रीमेंट में लिखा है कि हम 10 तारीख को सैलरी देंगे अगले महीने के, तो 10 दिन के लिए मेरी वो भी एक लाइबिलिटी बन गई। तो लाइबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है सर, समझ गए? अब तो बस आखिरी टर्म बचा, फिर 50% अकाउंट्स खत्म। क्या सर आप भी देखो, आखिरी वर्ड है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है ओनर का पूरा हिसाब किताब, बिजनेस के ओनर का पूरा हिसाब किताब। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अकाउंट्स बनाने के एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिनको फॉलो करके हम सही अकाउंट्स बनाएंगे। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है जब भी हम बिजनेस का अकाउंट्स बनाएंगे, हम किसका अकाउंट्स बना रहे हैं? बिजनेस का बना रहे हैं। जो बिजनेस हमने अभी अभी शुरू किया है उसका हम 1 साल का अकाउंट्स बना रहे हैं। तो जब भी हम बिजनेस का अकाउंट्स बनाएंगे तो बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों एक नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, दोनों हम मिक्स नहीं कर सकते। हम जनरली जैसा सोचते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में कि ये दुकान है, उसका ये मालिक है, तो दुकान का माल इसी का माल हो, दुकान में जो भी रखा है वो इसका है, दुकान में कोई टेबल रखी तो वो इसकी है। बट अकाउंट्स बनाते समय ऐसा नहीं होता। हमें ये सोचना होता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ऐसा क्यों सर? देखो, अगर आप बिजनेस और ओनर को अलग नहीं करोगे तो बिजनेस ओनर के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है। अगर आपने उसको लिख दिया
तो आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, क्या वो सही कैलकुलेट हुआ? अच्छा, बिजनेस ओनर ने अपने बच्चों की स्कूल की फीस पेमेंट की, उसको भी अगर आप एक्सपेंस मान लेंगे, एक खर्चा मान लेंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा क्या वो सही आएगा? अच्छा, ओनर ने अपने नाम पे एक जमीन खरीदी, एक लैंड खरीदा, उसको आप अगर एक बिजनेस का एसेट मान लेंगे, तो क्या वो सही है? तो बिजनेस का एक अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स में हम सिर्फ बिजनेस एक्सपेंसेस और बिजनेस इनकम की बात करेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल इनकम की उसमें कोई जगह नहीं है, ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस की। ओनर हमारे लिए एक आउटसाइडर है, पराया है। सर, हजम नहीं हो रहा। देखो, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रियल में तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक ओनर ने सपोज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, बिजनेस में शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, तो मिस्टर एक्स ने अगर एक बिजनेस खोला 5 लाख रुपए लगा के, और अगले ही दिन अगर वो ओनर ये डिसाइड करे कि मेरे को इस बिजनेस को बंद करना है, तो बिजनेस के पास जो 5 लाख रुपए है वो किसका है? ओनर का है। ओनर उसको वापस ले लेगा और कहीं और लगाएगा, या जो भी करे, वो पैसा ओनर का था। तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर मैं अकाउंट्स बना रहा हूं तो मैं बिजनेस के साइड में बैठा हूं, ओनर मेरे लिए एक आउटसाइडर है। तो मैं बिजनेस की दुकान में बैठा हूं, मैं आउटसाइडर हूं, ओनर के लिए एक आउटसाइडर हूं। ओनर ने अगर 5 लाख रुपए लगाया, तो मैं ये मानूंगा कि बिजनेस ने 5 लाख रुपए का उधार लिया, कल को इस ओनर को कभी भी वापस देना पड़ सकता है। जब ओनर चाहे बिजनेस से पैसा वापस निकाल सकता है। तो जैसे कि अगर मैं 5 लाख रुपए का एक लोन लेता, तो मैं क्या मानता? ओहो, मेरी एक ऑब्लिगेशन टू पे है, मेरी एक लाइबिलिटी है, मेरे को ये पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर मैं बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लूं, तो वो मेरा ऑब्लिगेशन है, ये हमने समझा था। बट एक अकाउंट्स बनाते समय बिजनेस के लिए मैं ऐसा सोचूंगा कि अगर ओनर ने वो 5 लाख रुपए लगाया शुरू में, तो वो भी मेरे लिए ऑब्लिगेशन टू पे है, वो भी मेरी लाइबिलिटी है, मेरे को लौटाना पड़ सकता है। ठीक है सर। तो जैसे कि हमने एक्सपेंस और एसेट में ये डिस्कस किया, जब हमने एक्सपेंस पढ़ा और हमने एसेट पढ़ा, तो हमने देखा कि दोनों बड़ा ही सिमिलर नेचर का आइटम है, दोनों में जेब से पैसा देना पड़ता है। बट कोई आइटम एक्सपेंस होगा या कोई आइटम एसेट होगा, ये हमने कैसे डिसाइड किया? सिर्फ एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस था कि भाई उसकी फैसिलिटी आपको इसी साल मिल गई या आगे भी मिलेगी, इसी से डिसाइड हो गया था एक्सपेंस है या एसेट। हाँ सर, ठीक बात है। तो वैसे ही लाइबिलिटी और कैपिटल बड़ा ही सिमिलर है, दोनों ही एक बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है। लाइबिलिटी भी बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन है, और कैपिटल जो ओनर ने पैसा लगाया, उसको भी बिजनेस ऐसा ही ट्रीट करेगा कि मेरे लिए अब एक ऑब्लिगेशन है, क्योंकि ओनर को वो एक आउटसाइडर मानेगा। बट बाकी आउटसाइडर्स और ओनर में थोड़ा तो डिफरेंस है। अगर आपने एक बैंक से 5 लाख का लोन लिया है और ओनर ने बिजनेस में शुरू में 5 लाख लगाया, उसको बिजनेस एक जैसा ट्रीट करेगा, अपनी ऑब्लिगेशन ट्रीट करेगा, ये हम समझ गए। बट अगर बिजनेस एक साल रन करके अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है, तो वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो उस ओनर का है जिससे 5 लाख का लोन लिया था जिस बैंक से, उसका तो नहीं है। हाँ सर, सही बात है, प्रॉफिट तो ओनर का होगा, जो उस बिजनेस को ओन करता है, जिसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, प्रॉफिट उसका है, लॉस भी उसका है। तो बाकी आउटसाइडर्स और ओनर में थोड़ा तो फर्क हुआ ना? हाँ सर, हुआ। ओनर को ठीक है, अपने अकाउंट्स बनाते समय एक आउटसाइडर माना, पराया बनाया, बट इतना भी पराया मत करो। अल्टीमेटली वो आपके बिजनेस का ओनर है, वो आपके बिजनेस का मालिक है, जो आप कमाएंगे वो उसका है, लास्ट में आपको सारा बचा कुचा पैसा उसको लौटाना है। तो बाकी आउटसाइडर और ओनर में क्योंकि एक छोटा सा डिफरेंस है, एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि एक मेरा मालिक है और एक नहीं है, तो मैंने एक नाम दे दिया, एक को लाइबिलिटी, एक को कैपिटल। बस नाम का डिफरेंस है कि भाई ओनर से रिलेटेड कोई भी हिसाब किताब होगा तो उसको मैं कैपिटल बोलूंगा, बाकी सबके ऑब्लिगेशन को मैं लाइबिलिटी बोलूंगा। है मेरे लिए दोनों ही एक ऑब्लिगेशन, मेरे लिए दोनों ही एक ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी भी कैपिटल भी। बट क्योंकि ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को मैं बाकी सारों से अलग करना चाहता था, तो बाकियों को मैंने लाइबिलिटी में डाल दिया, ओनर को मैंने कैपिटल में डाल दिया। अब कैपिटल ओनर से रिलेटेड सारा हिसाब किताब है, इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो, ओनर बिजनेस में शुरू में कुछ पैसा लगाता है, 5 लाख रुपए उसने लगाया, तो वो 5 लाख रुपए कैपिटल कहलाएगा। ठीक है।
अगर बैंक से मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया तो वो 5 लाख रुपए बिजनेस में लाइबिलिटी कहलाएगा। ये हमारा डिस्कशन हो चुका। अब बिजनेस ने अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया साल भर में, तो वो 1 लाख का प्रॉफिट किसका है? ओनर का। तो वो 1 लाख का प्रॉफिट और जो 5 लाख बिजनेसमैन ने शुरू में लगाया था, ओनर ने शुरू में लगाया था, वो अब जुड़ के 5 और 1 6 लाख हो गया। तो अब ओनर की राइट कितनी है? बिजनेस से पैसा लेने की 6 लाख रुपए की राइट है। बिजनेस बोलेगा कि तेरे से मैंने 5 लाख रुपए शुरू में लिए थे और 1 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, ये भी तेरा ही है, तो टोटल 6 लाख रुपए ओनर का है, जो कैपिटल नाम से दिखेगा हमारे अकाउंट्स में। तो कैपिटल में क्या आता है? ओनर ने जो पैसा लगाया वो कैपिटल में आता है। अच्छा, ओनर ने कुछ पैसा थोड़े दिन के लिए निकाल लिया तो अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो वो कैपिटल से माइनस कर देंगे। बिजनेस ने साल भर में जो भी प्रॉफिट कमाया वो कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ओनर का और कैपिटल ओनर का ही तो हिसाब किताब है। अच्छा, बिजनेस ने कोई लॉस इंकर किया तो कैपिटल से घटा देंगे, क्योंकि वो ओनर ही बियर करेगा, कैपिटल से माइनस कर दो। तो कैपिटल मतलब हो गया ओनर का सारा हिसाब किताब, जिसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, इसलिए ओनर के नाम का मेरे को एक हिसाब किताब रखना पड़ रहा है। अगर दोनों एक ही होते तो इस कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर, समझ गए? अच्छा, अब देखो, अब बिजनेस में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो इन 5 आइटम्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, एसेट और एक्सपेंस, ये 5 आइटम जो हमने डिस्कस किए, इन्हीं 5 में से कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन फॉल करेगा। जैसे मान लो ये अकाउंट्स नाम का एक घर है, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बड़ी खराब है। अकाउंट्स नाम का एक घर है जिसमें 5 कमरे हैं। एक कमरा कैपिटल का है, एक लाइबिलिटी का है, एक इनकम का है, एक एसेट का है और एक एक्सपेंस का है। ये 5 वर्ड हमने अभी तक सीखे हैं। तो अगर मैंने सैलरी पेमेंट की, एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ, पेमेंट ऑफ सैलरी, तो अब मैं यहाँ दरवाजे पे खड़ा होके ये डिसाइड करूंगा अकाउंट्स बनाते समय कि इस सैलरी के पेमेंट को कौन से कमरे में भेजा जाए। जाएगा इन 5 में से ही किसी एक कमरे में। तो हमने सीखा था कि सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, तो सैलरी जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा मैं उसको एक्सपेंस के कमरे में भेज दूंगा कि भाई तू एक एक्सपेंस है, तू वहां जा। अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो मैं उसको एक एसेट के कमरे में भेज दूंगा। अगर ओनर ने बिजनेस में कुछ और पैसा लगाया तो मैं उसको बोलूंगा तू कैपिटल में जा। अगर मैंने किसी से लोन ले लिया तो मैं बोलूंगा भाई तू लाइबिलिटी के कमरे में जा। अगर मैंने माल बेचा और मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ तो मैं बोलूंगा तू इनकम के कमरे में जा, तू एक इनकम है। ठीक है सर? तो ये 5 कमरे पूरा अकाउंट्स कवर करते हैं। कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आप कोई भी ट्रांजैक्शन इमेजिन कर लीजिए, वो इन 5 में से किसी एक कमरे में बिलोंग करेंगे। अकाउंट्स अगर हमको सही से बनाना है, एक करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना कि वो ट्रांजैक्शन कौन से कमरे में जाएगा। अगर हमने उस ट्रांजैक्शन को सही कमरे में भेज दिया तो हमारा अकाउंट 100% सही बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब कोई आइटम एसेट होगा या एक्सपेंस, ये क्या हम नाम से डिसाइड करेंगे कि सैलरी और रेंट? अच्छा, नाम से तो लगता है ये एक्सपेंस है। अच्छा, मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, एसेट होगा? ऐसा नहीं होता। अगर हम नाम से याद करेंगे तो हम इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में फंस सकते हैं। देखिए, एसेट है या एक्सपेंस, ये डिसाइड करने के लिए मैंने आपको सिखाया कि आपको ये देखना है कि आपने फैसिलिटी इसी पीरियड में एंजॉय की जिस पीरियड का आप अकाउंट्स बना रहे हैं, या आगे भी करेंगे। तो आप इसको हमेशा याद रखिए। तो अगर मैंने रेंट पेमेंट किया तो आप बोलेंगे सर वो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि अगले साल अगर आपको उस जगह में रहना है, उस जगह में बिजनेस करना है, तो आपको अगले साल फिर से रेंट देना पड़ेगा। हाँ सर, तो इसीलिए ये एक एक्सपेंस है। बट मैं अगर बोलूँ कि इस साल मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरे को बोला कि अगर तुम 2 साल का रेंट एक बार में पेमेंट करोगे तो मैं तुमको 10% का डिस्काउंट दूंगा, तुम्हारा रेंट 10% कम हो जाएगा। मुझे ये डिस्काउंट बड़ा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने 31 मार्च 2021 को 2 साल का रेंट पेमेंट कर दिया। एक इस साल का पेमेंट और एक अगले साल का रेंट का पेमेंट मैंने एडवांस में कर दिया। मैंने एडवांस का रेंट पेमेंट किया। 1 साल का रेंट था 1 लाख रुपए, मैंने इस साल 1 लाख रुपए का रेंट पेमेंट करना था,
बट 31 मार्च को मैंने क्या किया, मैंने 2 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। सर 2 लाख नहीं, 1,90,000, हाँ 1,90,000 का पेमेंट किया। 1 लाख रुपए इस साल का, 1 लाख रुपए अगले साल का रेंट पेमेंट करना था, बट मेरे को उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। उसने बोला 1,90,000 रुपए का पेमेंट करो, दोनों साल का रेंट आपका कवर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया सर, जैसे एक्सपेंस ये एसेट में जेब से पैसा देना पड़ता है, तो आज मैंने एक ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन में मैंने 1,90,000 रुपए का जेब से पेमेंट किया। तो वो 1,90,000 रुपए का रेंट जब यहाँ पे, वो 1,90,000 रुपए का रेंट जब यहाँ पे दरवाजे पे खड़े होगा कि इसको कौन से कमरे में भेजना है, तो आप क्या करेंगे? तो देखो, उसमें से 1 लाख रुपए का रेंट एक ऐसा पेमेंट जिसकी फैसिलिटी आपने इस साल इंजॉय कर ली। हाँ सर, एक 1 लाख रुपए तो इस साल का रेंट है, तो ये आपका एक एक्सपेंस है। क्योंकि एक्सपेंस है या नहीं वो कैसे पता चलेगा कि आपने जो पेमेंट किया उसकी फैसिलिटी आपने इंजॉय कर ली या आगे करेंगे? तो हाँ सर, 1 लाख रुपए की तो फैसिलिटी इंजॉय कर ली, उस प्रीमिसेस को, उस बिल्डिंग को मैंने 1 साल यूज़ कर लिया है जिसका मैंने रेंट पेमेंट किया था, तो 1 लाख रुपए को मैं खर्चे में भेज दूंगा। बट 90,000 रुपए का पेमेंट एक ऐसा पेमेंट है जिसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। एक ऐसा पेमेंट जो पैसा तो आज दे दिया, बट फायदा जिस साल का मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ उस साल नहीं, उसके अगले साल मिलेगा। तो वो तो एक एसेट की डेफिनेशन को मीट कर रहा है सर। तो ये 90,000 रुपए का रेंट जो आपने पेमेंट किया 1,90,000 में से, वो 90,000 आपका एसेट है और 1 लाख रुपए आपका एक्सपेंस है। तो हमने इससे क्या सीखा कि सर कोई आइटम एक्सपेंस है या एसेट, ये डिसाइड करने के लिए हम कभी भी नाम पे नहीं जाएंगे कि रेंट, अच्छा रेंट तो नाम से एक खर्चा लगता है और बिल्डिंग तो नाम से एक एसेट लगती है। हम ये देखेंगे, हम ये सोचेंगे कि हाँ रेंट भी एक दिन एसेट बन सकता है। अगर हमने एडवांस में रेंट पेमेंट कर दिया तो वो तो एसेट की सारी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। क्या क्राइटेरिया है? पेमेंट होना चाहिए, जेब से पैसा लगा ही है, उसका बेनिफिट जिस पीरियड में आप अकाउंट्स बना रहे हैं उसके बाद मिलना चाहिए। हाँ, एडवांस रेंट का बेनिफिट तो मेरे को बाद में मिलेगा, अगले साल बेनिफिट मिलेगा, अगले साल मैं बिल्डिंग यूज करूंगा, बट रेंट आज पेमेंट कर दिया तो वो तो मेरा एक एसेट हो गया। हाँ सर, तो हम कभी भी नाम पे नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि वो पेमेंट किस पीरियड से रिलेट करता है। ठीक है सर, चलो तो हमने 5 वर्ड पढ़े, एक बार उसको रिवाइज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझना। पहला वर्ड था इनकम। इनकम मतलब सर मेरी कमाई, वो कमाई कैसे भी हो, गुड्स बेच के हो, रेंट में कोई जगह दे के हो, इंटरेस्ट से हो, कोई भी हमारी कमाई हो, लॉटरी से हो, हमारी कमाई हमारी इनकम। अगला वर्ड था एक्सपेंस, कि सर हमको बिजनेस में जो भी खर्चा करना पड़ता है वो खर्चा हमारा एक्सपेंस। अगला है एसेट, सर एसेट भी एक खर्चा है, बट वो खर्चा जिसका मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, जो नेक्स्ट ईयर भी मेरे काम आएगा, वो मेरा एसेट है। जैसे बिल्डिंग, मशीन, लैपटॉप, ये मेरे एसेट है। फिर था लाइबिलिटी, कि अगर मैंने किसी से उधार लिया या उधार में गुड्स खरीदा या मैंने कोई भी ऐसा खर्चा है जिसका मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, वो मेरी एक ऑब्लिगेशन टू पे बन गई, मेरे को पैसा देने की मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा एक दायित्व हो गया, तो वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी होगी। 5वां वर्ड था कैपिटल। हमने ये सीखा कि बिजनेस का अकाउंट्स बनाते समय हम ओनर को भी एक आउटसाइडर ही मानेंगे, ओनर से जो पैसा लिया वो भी हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन टू पे मानेंगे, बट क्योंकि वो ओनर का है, उनको बाकी आउटसाइडर्स से अलग करने के लिए हमें उसको एक नाम दे दिया कैपिटल। तो ये हमारे 5 वर्ड थे। ठीक है सर, समझ गए। अब देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर से कुछ लिख रखा है, उस पर ध्यान देते हैं। इनफ्लो, देखो जब भी आप इनकम कमाएंगे, या तो आप गुड्स बेच के या रेंट से या किसी भी तरीके से, तो इनकम कमाने से आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? आपका फायदा होगा या नुकसान? सर फायदा होगा, आपके पास पैसा आएगा, इनफ्लो, कैश इनफ्लो, पैसा मेरे पास आएगा। हाँ सर, सही बात। तो इनकम मेरे लिए एक कैश इनफ्लो का आइटम है। हाँ सर। अच्छा, एक्सपेंस, एक बिजनेस अगर एक्सपेंस करता है तो उसके पास से पैसा आएगा या उसको पैसा देना पड़ेगा? सर पैसा देना पड़ेगा।
तो वो बिजनेस के लिए एक कैश आउटफ्लो है। एक्सपेंस इज एन आउटफ्लो। ठीक है सर। अच्छा, एसेट खरीदना सर वो भी तो आउटफ्लो है, जिससे सैलरी पेमेंट करने के लिए पैसा देना पड़ता है, बिल्डिंग खरीदने के लिए भी पैसा देना पड़ता है, तो सर एसेट भी एक आउटफ्लो है। अच्छा, लाइबिलिटी है अगर मेरी कोई, तो वो मेरे लिए कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? अगर आपने किसी से लोन लिया, आपने मतलब बिजनेस में, हम हमेशा अकाउंट्स बनाते समय एक बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, किसी नेचुरल पर्सन के हिसाब से नहीं। ठीक है सर। तो अगर एक बिजनेस ने लोन लिया तो उसके पास पैसा आएगा या जाएगा? सर पैसा आएगा। लाइबिलिटी कैश इनफ्लो। आप ऐसा मत सोचिए कि सर मैंने तो किसी से लोन लिया है, मेरे को फ्यूचर में उसको रीपे करना पड़ेगा, मेरी एक ऑब्लिगेशन है, तो वो तो सर कैश आउटफ्लो हो जाएगा मेरा। अभी हम जब लोन रीपे करना पड़ेगा तब की बात नहीं कर रहे। एक लोन, एक लाइबिलिटी आपके बिजनेस में आई क्यों? ओरिजिनेट कैसे हुई? आपके लोन लेने से हुई। आपने लोन लिया इसीलिए वो एक लाइबिलिटी बनी। तो लोन लेते समय अगर आपने गुड्स खरीदा उधार में, क्रेडिट में, तो गुड्स आपके पास आया, जब आपने लोन लिया तो आपके पास पैसा आया, तो जब लाइबिलिटी ओरिजिनेट हुई तो वो मेरे लिए एक इनफ्लो बनी। लोन लिया था तो पैसा आया था मेरे पास, जब रीपे करना पड़ेगा तब के सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब लाइबिलिटी बनी, ओरिजिनेट हुई, तो वो मेरे लिए कैश इनफ्लो थी। हाँ सर समझ गए, बिल्कुल थी। अच्छा, कैपिटल, ओनर अगर बिजनेस में कोई पैसा लगाएगा तो वो बिजनेस के लिए कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? इनफ्लो होगा। बिजनेस के लिए तो इनफ्लो है, उसके पास पैसा आया है। हमें ओनर के हिसाब से नहीं सोचना, हमें बिजनेस के हिसाब से सोचना। तो बिजनेस के पास अगर ओनर कुछ पैसा लगाए तो पैसा आता है, अगर किसी से लोन लिया जाए तो पैसा आता है, अगर बिजनेस कुछ कमाए तो उसके पास पैसा आता है। हाँ सर। और जाता कब है? अगर उसने कुछ एक्सपेंस किया, कुछ खर्चा किया, तो उसके पास से पैसा जाएगा। अगर उसने कोई एसेट खरीदा तो उसके पास से पैसा जाएगा। हाँ सर। तो देखो, टोटल इनफ्लो हमेशा टोटल आउटफ्लो के बराबर ही होगा, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। सर कैसे? देखो, एक बिजनेस, एक आर्टिफिशियल पर्सन, आप जब एक नया बिजनेस खोलते हैं तो वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत होता है, उसकी जेब में कुछ नहीं होता, खाली। उसको शुरू में पैसा कैसे मिलता है? ओनर ने कुछ इन्वेस्ट किया होता है, वो पैसा उसको मिलता है। तो मान लो ओनर ने उसको 1 लाख रुपए दिया, तो अब बिजनेस की जेब में 1 लाख रुपए है। तो अब अगर उसको एसेट खरीदना है या कोई खर्चा करना है तो वो 1 लाख से ज्यादा का नहीं कर सकता। समझे? हाँ सर, 1 लाख से ज्यादा का कैसे करेगा? उसके पास है ही 1 लाख रुपए। तो जो इनफ्लो वाला साइड है बिजनेस के लिए, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, वो इनफ्लो अगर 1 लाख रुपए है तो एक बिजनेस का आउटफ्लो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उसको एसेट खरीदना है तो वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं खरीद सकता, या 1 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी पेमेंट नहीं कर सकता। सर एसेट 2 लाख रुपए का उधार में तो खरीद सकता है, तो अगर उधार में 2 लाख रुपए का एसेट खरीदेगा, अगर आउटफ्लो में 2 लाख रुपए आएगा, तो 1 लाख रुपए का जो ओनर ने पैसा लगाया था, बचा हुआ 1 लाख रुपए तो आपकी लाइबिलिटी हो गई। उधार में खरीदना, सर उधार में कुछ खरीदना तो ऑब्लिगेशन टू पे बन जाएगा, तो लाइबिलिटी यानी कि इनफ्लो। तो सर अगर ये इनफ्लो का साइड है, ये आउटफ्लो का साइड है, तो अगर ओनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिया तो बिजनेस 1 लाख रुपए से ज्यादा का एसेट नहीं खरीद सकता। अगर ज्यादा का खरीद लेगा तो उसको उधार में खरीदना होगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उधार में खरीदेगा तो इनफ्लो की टीम में भी उतना रुपए बढ़ जाएगा। हाँ सर। तो आउटफ्लो कभी भी इनफ्लो वाली टीम से ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। हाँ सर समझ गए। तो ये देखो, ये है टीम इनफ्लो, कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम। ये है टीम आउटफ्लो, एसेट खरीदने से आउटफ्लो होता है, एक्सपेंस इंकर करने से आउटफ्लो होता है। तो टीम इनफ्लो अगर एक बिजनेस को 100 रुपए देगी तो वो बिजनेस 100 रुपए से ज्यादा का एसेट या एक्सपेंस नहीं खरीद सकता। हाँ सर। अगर उसने एसेट 200 रुपए का खरीद लिया, कितने रुपए का? 200 रुपए का, तो पक्का उसने उधार में खरीदा होगा। तो अगर उधार में खरीदेगा तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाएगी 100 रुपए की। अगर उसने 100 रुपए पेमेंट किया और 100 रुपए का उधार ले लिया 200 रुपए के एसेट के लिए, तो 100 रुपए का पेमेंट किया, 100 रुपए बाद में दूंगा बोला, तो वो 100 रुपए तो उसकी लाइबिलिटी बन गई। तो क्या हुआ? तो फिर से वो उसकी लाइबिलिटी बनी, तो इनफ्लो और आउटफ्लो फिर से बराबर हो गया।
हाँ सर समझ गए। तो हो क्या रहा है कि आउटफ्लो और इनफ्लो हमेशा बराबर हो रहा है। आउटफ्लो आप जितना आपके पास पैसा है, एक बिजनेस के पास पैसा है, उससे ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाएगा। हाँ सर समझ गए कि आउटफ्लो इनफ्लो से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट सर आउटफ्लो इनफ्लो से कम तो हो सकता है। मान लो बिजनेस ने, ओनर ने 100 रुपये लगाया तो कैपिटल आया 100 रुपये का। सर मैंने 20 रुपये की ही एक्सपेंस की और मैंने 30 रुपये का ही एसेट खरीदा। तो सर आपने तो बोला था कि टीम इनफ्लो और आउटफ्लो हमेशा बराबर होंगे। यहाँ तो सर आउटफ्लो 50 ही है और इनफ्लो तो 100 है। तो देखो अगर एक बिजनेस ने सिर्फ 50 रुपये ही आउटफ्लो किया, पेमेंट किया, तो उसके पास 50 रुपये का कैश पड़ा होगा। हाँ सर बचा होगा 50 रुपये। इस 100 में से अगर 50 ही खर्चा करेगा तो 50 उसके पास बचा होगा। तो वो कैश 50 रुपये का मेरी एक एसेट है। एसेट क्या था? मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो क्या कैश मेरी प्रॉपर्टी नहीं है? एक बिजनेस के पास कैश पड़ा है तो उसकी प्रॉपर्टी है। उस कैश को वो किसी को भी दे के उससे फ्यूचर में सर्विस ले सकता है, फ्यूचर में बेनिफिट ले सकता है। हाँ सर। तो क्या हुआ, अगर उसने कम खर्चा किया तो वो 50 रुपये मेरे को एसेट के नाम पे दिखेगा, एसेट के नीचे कैश के नाम से दिखेगा। तो सर देखो फिर से टीम इनफ्लो और टीम आउटफ्लो बराबर हो गई, 100 और 100। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था पहले कि अगर मान लो उसने 100 रुपये का और एसेट खरीद लिया उधार पे, तो 100 रुपये की लाइबिलिटी भी तो आ जाएगी अगर उधार पे लिया तो सर फिर से देखो, टीम आउटफ्लो का टोटल 200 रुपये आएगा, टीम इनफ्लो का भी 200 आएगा। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमने 5 टर्म्स तो पढ़े, इनकम पढ़ा, एक्सपेंस पढ़ा, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। और हमने ये भी देखा कि हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करें वो इन 5 में से किसी एक कमरे में जाएगा, या तो इस कमरे में, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। और इनमें से 2 कमरे टीम आउटफ्लो हैं जिसमें पैसा लगता है, और 3 कमरे टीम इनफ्लो हैं। देखो कमरे हैं, बीच में दीवार है, बट यहाँ पे एक मोटी दीवार है क्योंकि ये 2 टीम में बट गए, इनफ्लो एक अलग टीम, आउटफ्लो एक अलग टीम। तो ये 2 कमरे हमेशा बराबर होंगे, ये भी हमने सीखा। कम क्यों नहीं हो सकता हमने सीखा। अगर कम आप आउटफ्लो कर देंगे इनफ्लो से तो आपके पास कैश बच जाएगा, तो वो फिर आपको इस इक्वेशन को बराबर कर देगा। हाँ सर। अगर आप ज़्यादा आउटफ्लो कर देंगे तो पक्का आपने उधार में किया होगा, तो वो लाइबिलिटी बढ़ा देगा। तो हमेशा ये इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाएगा। हाँ सर समझ गए। आपने पहले 5 वर्ड सिखाए, उन 5 वर्ड को पहले टीम में बांटा, आउटफ्लो और इनफ्लो, और ये प्रूफ किया कि आउटफ्लो हमेशा इनफ्लो के बराबर होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो देखो अगर आउटफ्लो इनफ्लो के बराबर है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि एसेट प्लस एक्सपेंस लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम के बराबर होगा, क्योंकि मेरा आउटफ्लो यही तो था, एसेट और एक्सपेंस। मेरी इनकम यही तो थी, लाइबिलिटी थी एक इनफ्लो, कैपिटल थी एक इनफ्लो, इनकम भी एक इनफ्लो थी। तो अगर आउटफ्लो इनफ्लो के हमेशा बराबर होगा, इसका मतलब एसेट प्लस एक्सपेंस हमेशा ही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम के बराबर होगा। हाँ सर समझ गया। तो देखो अब इसी इक्वेशन में हम थोड़ा सी छेड़छाड़ करते हैं। अगर मैं इस एक्सपेंस को राइट हैंड साइड में भेज दूं तो ये यहाँ आके माइनस एक्सपेंसेस हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है सर। अब देखो इनकम माइनस एक्सपेंसेस एक बिजनेस का प्रॉफिट होता है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, मैंने इस साल इतने रुपए की इनकम कमाई, इतने रुपए का खर्चा किया, उसको माइनस करूंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। हाँ सर। तो इस इनकम माइनस एक्सपेंसेस को मैंने प्रॉफिट लिख दिया, तो अब हमारी इक्वेशन ऐसी बन गई। ठीक है सर। अच्छा ये प्रॉफिट किसका है? हमने सीखा था प्रॉफिट ओनर का है, जो बिजनेस को ओन करता है प्रॉफिट उसी का है। हाँ सर। तो देखो मैं इस प्रॉफिट को इसमें ट्रांसफर कर देता हूं, या ये दोनों को मिला के मैं कैपिटल लिख सकता हूं, क्योंकि ये कैपिटल जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया वो भी ओनर का है, और ये प्रॉफिट जो बिजनेस ने कमाया ये भी ओनर का है।
तो मैं दोनों को जोड़ सकता हूँ। अगर ये 500 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ है, तो मैं 600 रुपये का कैपिटल भी तो लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख सकते हो। तो सर आपने क्या किया, टोटल आउटफ्लो टोटल इनफ्लो के बराबर होता है, ये आपने बताया, इसका लॉजिक भी बताया। फिर आउटफ्लो को एसेट प्लस एक्सपेंस लिख सकते हैं, ये आपने बताया। इनफ्लो को लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम लिख सकते हैं, ये टीम इनफ्लो थी। हाँ सर। इसी में अगर मैं एक्सपेंस को इधर ट्रांसफर कर दूं तो इनकम माइनस एक्सपेंस होता है, और इनकम माइनस एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट होता है। हाँ सर, इन तीन को हम नहीं छेड़ रहे, ये ऐसे ही है। ठीक है सर। अच्छा, इस प्रॉफिट को मैं कैपिटल में जोड़ सकता हूँ, या इसको इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ, या ये बोलो ये दोनों को मिला के मैं कैपिटल एक साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि है तो दोनों ही ओनर का। तो हमारी इक्वेशन बची एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। पूरे अकाउंट्स का ये एक सार है, ये एक समरी है, ये एक आउटकम है कि एसेट हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। इसको आप डबल चेक ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने रुपए की आपके बिजनेस में आपने लाइबिलिटी उठाई है, उधार उठाया है, या जितना रुपए ओनर ने लगाया है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उससे ज़्यादा का आप एसेट वैसे भी परचेज नहीं कर सकते। बट उससे भी अच्छा लॉजिक ये है कि आप ऐसे समझे कि आउटफ्लो और इनफ्लो हमेशा बराबर होता है, और आउटफ्लो इसको बोलते हैं, इनफ्लो इसको बोलते हैं। उसी इक्वेशन में थोड़ी सी छेड़छाड़ करके हम यहाँ पहुंच जाते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ सर, आपने जो बोला वो समझ में तो आया। देखो, आपको समझ में जरूर आया होगा, बट अगर आपके मन में थोड़े भी हल्के कुछ गैप्स हैं तो आप ये समझिए कि 100 लेक्चर्स का ऑलमोस्ट ये हमारा सिलेबस है, और अभी हम सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में। हम आने वाली क्लासेस में इसको इतनी बार डिस्कस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट्स पे इतने सारे सम सॉल्व करेंगे कि आपके सिलेबस के एंड तक आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये आप बिल्कुल भरोसा रखिए। ठीक है सर, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हमने इनकम का मतलब पढ़ा, एक्सपेंस का पढ़ा, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल पढ़ तो लिए। चलो अब उसको एक एक्चुअल अकाउंट्स में देखते हैं, रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसा दिखता है। तो देखो जी, ये क्या है, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट, रिलायंस का अकाउंट्स। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा, वो तो थ्योरी था। अब इसको हम रियलिटी में देखते हैं कैसा दिखता है। क्या रिलायंस ने ऐसा ही किया है? ये देखो, ये है रिलायंस की अकाउंट्स। इसमें देखो इसने क्या लिखा है, इनकम, सेल्स किया, इनकम हुआ। अच्छा, अदर इनकम लिखा है, इसमें हो सकता है उसका रेंट, इंटरेस्ट हो। उसके बाद उसने लिखा टोटल इनकम मेरी इतनी है। कितनी है? देखो ये अमाउंट सब करोड़ में है, ठीक है। तो 3,65,000 करोड़ की उसकी टोटल इनकम है ना। अब उसने एक्सपेंसेस लिखा, उसने लिखा कि उसने गुड्स परचेज किया, उसने लिखा कि उसने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब सैलरी का पेमेंट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट किया। तो सर उसने एक्सपेंस किया, उसने परचेज किया, सैलरी पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, अदर एक्सपेंसेस किया, उसका टोटल एक्सपेंसेस आया। टोटल एक्सपेंसेस कितना आया? 3,20,000 करोड़, 3,20,000 करोड़। तो सर देखो, 3,65,000 करोड़ की इनकम, 3,65,000, 3,20,000 करोड़ की एक्सपेंस, तो माइनस करके प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट 44,000 करोड़ का। हमने यही तो सीखा था कि अगर इनकम को एक्सपेंस से माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा। हाँ सर, ये हमने सीखा तो था, अब एक्चुअल एक अकाउंट्स में देख भी लिया। देखो ऐसे, अब देखो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट। इसमें देखो क्या लिखा है, ब्लू कलर से हेडिंग लिखी है एसेट्स, ठीक है। कैपिटल जो ओनर का हिसाब किताब है उसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल को हम और क्या बोल सकते हैं? इक्विटी, ठीक है। तो देखो उसकी एक हेडिंग है एसेट्स ब्लू कलर से, और दूसरी हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मतलब कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। हाँ सर, देखो उसने एसेट लिखा, मेरे ये एसेट्स हैं, इतने इतने रुपए के एसेट्स हैं, और टोटल मेरे एसेट्स इतने हैं, कितने हैं? 9,68,000 करोड़।
हाँ सर। देखो उसने फिर लिखा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और लिखा उसके बाद पहले कैपिटल, इतने इतने रुपए के कैपिटल हैं, टोटल इक्विटी यानी टोटल कैपिटल है इतना रुपए का, 4,24,000 करोड़ का। फिर उसने हेडिंग डाली लाइबिलिटीज और लिखते गया मेरी ये लाइबिलिटी है, मैंने बोरोइंग्स मतलब लोन लिया है, अदर लाइबिलिटीज मेरी इतनी है, इतने इतने रुपए की है। फिर मेरा आया टोटल लाइबिलिटीज, मेरी टोटल लाइबिलिटी है 5,44,000 करोड़। फिर उसने क्या लिखा, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल 9,68,000 करोड़। तो देखो उसने लिखा, एक तरफ लिखा एसेट्स और लिखा उसका टोटल 9,68,000 करोड़, एक साइड लिखा उसने कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों और उसका टोटल लिखा 9,68,000 करोड़। तो अभी अभी हमने पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी जो बोलती है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो उसका हमने एक प्रैक्टिकल प्रूफ देख लिया कि भाई रिलायंस की अकाउंट्स में भी उसका जितने रुपए का एसेट्स है उतने ही रुपए का कैपिटल और लाइबिलिटी को अगर मैं जोड़ूं तो वो सेम आता है। और उसने भी ऐसे ही इनकम और एक्सपेंस को माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाला है। जो जो हमने अभी तक सीखा उसको एक एक्चुअल बैलेंस शीट में कवर कर लिया। हाँ सर समझ गए। सर आप बोल रहे हो कि ये हमेशा इक्वल आता है तो समझ में तो आ रहा है, एक थ्योरेटिकल लॉजिक भी समझ में आ रहा है कि इनफ्लो आउटफ्लो से बराबर ही होगा सर, कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, वो भी समझ गए। बट सर फिर भी मन में तो ऐसा लगता है ना कि सर अकाउंट्स बनाएंगे तो क्या गारंटी है सर हमेशा बराबर आएगा। तो देखो जब आप एक्चुअल में अकाउंट्स बनाओगे तब बराबर आएगा या नहीं, देखो बराबर तो हमेशा आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन एक फैक्ट है, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कोई इफ बट नहीं है, वो बराबर होगा ही। तो ये हमेशा कैसे बराबर होगा, इसमें आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, जब एक दो लेक्चर्स के बाद हम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म करने के बाद जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको खुद जब आप सम बनाएंगे और ये इक्वल आएगा तो आपको इस टॉपिक पे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये टॉपिक आप खुद दूसरों को पढ़ा पाएंगे कि ये कैसे हमेशा बराबर होता है। अभी आप लॉजिक समझ गए कि इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, बराबर होता है, इसीलिए ये इसके बराबर होता है। अभी बस आप इतने में रुक जाइए, बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, 100 लेक्चर का सिलेबस है हमारा, हम इतने सारे सम सॉल्व करेंगे कि आप इसको रियल में देख पाएंगे। देखो किसी भी चीज़ को समझने के 3 कॉन्सेप्ट हैं। आपने ये इक्वेशन पढ़ी, इसके पीछे का आपने एक थ्योरेटिकल लॉजिक पढ़ा, ये इक्वेशन इक्वल क्यों होगी, इक्वल टू का साइन है ना, इक्वेशन बोलते हैं इसको, ये इक्वल क्यों होगी इसका आपने एक लॉजिक समझा इनफ्लो और आउटफ्लो से। दूसरा स्टेप है, इसको आप एक प्रैक्टिकल खुद एक क्वेश्चन बनाएंगे तो ये इक्वल आएगा, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तीसरा स्टेप था जो हमने पहले कर लिया कि एक रियल अकाउंट्स देख के, एक इतनी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट देख के हमने ये समझा कि हाँ सर एसेट कैपिटल और लायबिलिटी के तो बराबर होता है। तो जब ये तीनों प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, आपको उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ सर समझ गए। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा नहीं तो। हम क्लास में हमेशा रेगुलर रिवीजन करेंगे ताकि पीछे का छूट ना जाए। हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब था रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर बिजनेस, बस वो फाइनेंशियल नेचर का आइटम होना चाहिए जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर हमने पढ़ा हमारे बिजनेस में अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा अकाउंट्स किसको बनाना पड़ता है, किसको नहीं बनाना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा अकाउंट्स 1 साल के लिए बनाना होता है और वो 1 साल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा अकाउंट्स के 5 टर्म्स, 5 कैटेगरीज, 5 कमरे जिसमें हम कोई भी ट्रांजैक्शंस को भेजेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करेंगे कि आज हमारे बिजनेस में हमने सेल्स किया तो हम अकाउंट्स बनाते समय इन 5 कमरों में से किसी एक कमरे में उस सेल्स के ट्रांजैक्शन को भेजेंगे। वो हमको सही अकाउंट्स बनाने में हेल्प करेगा कि भाई सेल्स हुई, अच्छा ये तो मेरी इनकम है तो इसको इनकम वाले कमरे में भेज दो, ये मेरा एक कैश इनफ्लो है। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन को मैं इन पांच में से किसी भी एक कमरे में भेजते जाऊंगा। और फिर हमने सीखा कि ये आउटफ्लो वाली टीम इनफ्लो वाली टीम से कमियां ज़्यादा नहीं हो पाएगी, तो हमेशा मेरा एसेट और एक्सपेंस मेरी लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम के बराबर होगा। और इसी इक्वेशन को
थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है। ये अभी तक हमने सीख लिया। हाँ सर, तो फिर चलो आज का एक लास्ट टॉपिक करते हैं, एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। सर ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया, बस ये लास्ट देखो। अकाउंट्स जब हम बनाते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, उसकी दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, दो इंपॉर्टेंट पेज होते हैं। एक पेज का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं इसको, और दूसरे पेज का नाम है बैलेंस शीट। देखो, मैंने आपको बोला अकाउंट्स का मतलब होता है आपके बिजनेस में जो जो होता जाए उसको लिखते जाओ। 1 अप्रैल को आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा तो लिखो सेल्स 1 लाख रुपए की। अच्छा, 1 ही अप्रैल को अगर आपने रेंट का पेमेंट किया तो आप लिख देंगे कि मैंने रेंट का पेमेंट किया। अच्छा, 2 अप्रैल को आपने फिर से सेल्स की तो आपने लिखा फिर से सेल्स हुई। और 2 अप्रैल को अगर आपने कोई मशीन खरीदी तो आपने लिखा मैंने एक एसेट परचेज किया, एक मशीन परचेज की। तो ऐसे अगर आप लिखते जाएंगे और आप 31 मार्च तक पहुंचेंगे तो इस लिखने से क्या आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट पता चल गया? नहीं सर, प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, ये तो एक लाइन से बस लिखते गए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा रिकॉर्ड बन गया सर। तो मैंने रिलायंस की बैलेंस शीट में, रिलायंस के अकाउंट्स में सॉरी, अभी अभी ये देखा था कि उसने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जिसमें उसने एक जगह अपनी सारी इनकम लिखी और एक जगह अपने सारे एक्सपेंसेस लिखे, तो माइनस करके उसको प्रॉफिट निकालने में बड़ी आसानी हुई। ठीक है सर, तो मैंने एक नई कॉपी ली और उस कॉपी में अपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन लिखते गए। साल खत्म हो गया बट सर मेरे को प्रॉफिट नहीं पता चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक फ्रेश पेज निकालूंगा, उस पेज की हेडिंग लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर मैं क्या करूंगा, एक हेडिंग दूंगा इनकम, और मेरी सारी इनकम जो जो आइटम्स है, मेरी रेंट की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, सेल्स की इनकम, उसका टोटल लिखूंगा। इस साल में कितने रुपए की सेल्स की, जोड़ो, लिखो। इस साल में 12 बार सैलरी पेमेंट की, 12 महीने की, उन 12 आइटम्स, उन 12 अमाउंट को जोड़ो और एक्सपेंसेस के नीचे लिखो सैलरी इतनी, एक्सपेंसेस के नीचे लिखो सैलरी इतनी, परचेज इतना। उस टोटल को लिखते जाओ और फिर उस एक्सपेंसेस का एक टोटल करो और उसको इनकम के टोटल से माइनस करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। हाँ सर, अगर एक जगह खाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखते जाएंगे तो उससे प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। प्रॉफिट पता करने के लिए एक फ्रेश पेज बनाना पड़ेगा, उस पेज की हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी स्टेटमेंट जो मेरे को प्रॉफिट या लॉस बताएगी। उस स्टेटमेंट में मैं इनकम लिखूंगा, एक्सपेंसेस लिखूंगा, माइनस करके प्रॉफिट निकाल लूंगा। ठीक है सर। दूसरा मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा। अच्छा, अब मैंने अगर इतना ही बनाया, एक सारे ट्रांजैक्शंस की कॉपी बनाई, एक पेज में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, तो मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में कितने रुपए की बिल्डिंग है? नहीं सर, मैंने अगर साल में 3 बार बिल्डिंग खरीदी है तो मेरे को उस कॉपी में खोजना पड़ेगा। अच्छा, एक बिल्डिंग 2 अप्रैल को खरीदी, एक 30 मई को खरीदी थी, एक सितंबर में खरीदी थी, चलो इसको जोड़े इतना रुपए, हाँ इतने रुपए की बिल्डिंग है सर। ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। तो मैंने एक और पेज बनाया, उस पेज की हेडिंग दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने लिखा मेरे बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं और वो कितने कितने रुपए के हैं। देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैंने कुछ प्लांट खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, यहाँ पे लिखा। मैंने मेरे बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ लिखा। मैंने किसी को लोन दे दिया, मैंने यहाँ लिखा। मेरे पास कैश पड़ा है, मैंने यहाँ लिखा। ऐसे कर करके उसका टोटल किया तो टोटल एसेट्स आया। फिर सर मैंने सीखा था एसेट्स का टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है, तो मैंने कैपिटल लिखा, टोटल किया, लाइबिलिटी लिखा, टोटल किया, तो वो मैच हो गया। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट। तो साल के एंड में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद मैंने 2 स्टेटमेंट बनाए, 2 फ्रेश पन्नों में 2 स्टेटमेंट बनाए। एक पन्ने में मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मैंने उसमें इनकम और एक्सपेंसेस को लिखा, माइनस करके प्रॉफिट निकाला। एक पेज बनाया मैंने जिसमें मैंने मेरे एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल को लिखा और एसेट, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल होता है ये वेरीफाई किया, ये चेक किया। तो हमने 5 टर्म्स पढ़े थे,
हमने इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल 5 कमरे बनाए थे। साल के एंड में, साल भर हमने जो जो ट्रांजैक्शन किए, हम हर ट्रांजैक्शन को उस ट्रांजैक्शन के कमरे में डालते गए, तो हमारे ये 5 कमरे भरे हुए थे। साल के एंड में हमने एक स्टेटमेंट बनाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमने उसमें से इनकम और एक्सपेंस के कमरों के सारे आइटम को डाला, और एक फ्रेश पेज में एक स्टेटमेंट बनाई बैलेंस शीट, जिसमें हमने एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल को डाला। ठीक है सर, समझ गए। बट सर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंस को ही क्यों डालूंगा और बैलेंस शीट में ये 3 को क्यों डालूंगा? बिना समझे तो आपका पीछा हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ ठीक है, तो देखो, मेरी इनकम और मेरी एक्सपेंस ये फॉर द पीरियड के आइटम होते। सर फॉर द पीरियड का मतलब, जिस साल का मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ उस एक साल में मैंने क्या कमाया, उस एक साल में मैंने क्या खर्चा किया, वो इनकम और एक्सपेंस है। उसका अगले साल से कोई लेना देना नहीं। अगर अगले साल मेरे को फिर से प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को फिर से माल बेचना हो, अगर फिर से एम्प्लॉय से काम कराना है तो फिर से सैलरी पेमेंट करना होगा। तो इनकम और एक्सपेंस, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक टेम्पररी आइटम है मेरे लिए, उसका अगले साल से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैंने बिल्डिंग खरीद ली तो वो अगले साल भी काम आएगी, वो एक परमानेंट आइटम है, जो हमने एक्सपेंस और एसेट के डिस्कशन में समझा था। मैंने किसी से लोन ले लिया और अगर 31 मार्च तक वो लोन वापस नहीं दिए हैं तो वो मेरा एक ऑब्लिगेशन टू पे है, वो अगले साल भी रहेगा, जब तक मैं पे नहीं करूंगा तब तक रहेगा। हाँ सर, ओनर ने मेरे बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो बिजनेस में रहेगा जब तक बिजनेस है, या जब तक ओनर ने उसको वापस नहीं निकाला तब तक वो रहेगा। तो बिजनेस अगर चलता जाएगा ईयर आफ्टर ईयर, तो एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये 3 ऐसे आइटम्स हैं, ये जो परमानेंट आइटम्स हैं, ये बिजनेस के साथ चलते रहेंगे। बट इनकम और एक्सपेंस ये एक फॉर द पीरियड के आइटम होते हैं, एक पर्टिकुलर साल का, एक पर्टिकुलर महीने के आइटम्स हैं, जिसका अगले साल की इनकम और एक्सपेंसेस से कोई रिलेशन नहीं है। बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि मैंने सेल्स किया और सैलरी पेमेंट किया, ऐसे ही बाकी इनकम और बाकी एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट लाया, तो अगले साल प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे को वापस से सेल्स करनी पड़ेगी। इस साल की सेल्स मेरे कोई काम नहीं आएगी, बट मैंने अगर बिल्डिंग खरीद ली तो वो मेरे काम आते रहेगी। तो बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मेरे बिजनेस की वर्थ, मेरे बिजनेस की पोजीशन बताती है कि आज के दिन 31 मार्च 2021 को मेरे बिजनेस में ये एसेट्स है और वो इतने इतने रुपए के हैं। अब अगले साल मैं और एसेट्स खरीदूंगा तो इसमें जोड़ दूंगा, कुछ एसेट्स बेच दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो इसमें से माइनस कर दूंगा। इतने रुपए का मेरा ओनर से रिलेटेड मेरी बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, और इतने रुपए की मेरी आउटसाइडर से रिलेटेड ऑब्लिगेशन है। आउटसाइडर से रिलेटेड मैंने लाइबिलिटी हेडिंग में लिखा, ओनर से रिलेटेड ऑब्लिगेशन मैंने कैपिटल हेडिंग में लिखा, उनका अमाउंट लिखा। अगले साल ओनर और पैसा लगा देगा तो यही सर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इक्विटी में। अगले साल और लोन ले लिए तो यहाँ सर लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, कुछ लोन रीपे कर दिए तो सर लाइबिलिटी से माइनस हो जाएगा। ये ऐसे आइटम्स हैं जो चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जब तक खत्म नहीं होते। बट इनकम और एक्सपेंस एक टेम्पररी आइटम है। अगर विराट कोहली ने बैट खरीदा बैटिंग करने के लिए, तो वो बैट उसके लिए एसेट है, इस मैच में भी काम आएगा, अगले मैच में भी काम आएगा। बट विराट कोहली ने उसी बैट से एक मैच में अगर 100 रन बनाए, 100 रन प्रॉफिट, एक बिजनेस के प्रॉफिट को अगर मैं विराट कोहली के रन समझूं, तो अगर उस बैट से विराट कोहली ने एक मैच में 100 रन बनाए, तो अगले मैच में विराट कोहली उसी बैट से कितने रन बनाता है उसका पिछले मैच से कोई रिलेशन नहीं है, उसको जीरो से शुरुआत करनी होगी। अगर उसको 90 रन बनाने हैं तो उसको 0 से 90 बनाने पड़ेंगे, वो 190 नहीं कहलाएगा। तो जैसे ही एक फ्रेश डे एक बैट्समैन के लिए, एक प्लेयर के लिए एक क्लीन स्लेट है, 0 से शुरुआत होती है, वैसे ही एक बिजनेस की इनकम और एक्सपेंस उसके लिए टेम्पररी आइटम है। इस साल का प्रॉफिट अगले साल नहीं कमाएगा, अगले साल फिर से कमाना होगा, नहीं तो अगले साल का प्रॉफिट 0 दिखेगा कुछ नहीं कमाए तो। हाँ सर, बट अगर विराट कोहली ने बैट खरीदा है तो वो चलता रहेगा, और एक बैट खरीदेगा तो और एक यहाँ पे ऐड कर देगा, उसके लिए एक एसेट है, उसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया। प्रॉफिट एंड लॉस
एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो किसी के अकाउंट्स में ये दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो हमने 5 आइटम सीखे थे वो 5 आइटम को ये बांट देता है। 2 को ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देता है, 3 को ये बैलेंस शीट में भेज देता है। देखो ये इनके नाम से भी समझ में आता है। ये देखो रिलायंस ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे क्या लिखा है, देखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या लिखा उसने, फॉर द ईयर, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस एक साल के आइटम हैं, अगले साल फिर से इंकर होंगे, फ्रेश होंगे, इस साल से अगले साल का कोई लेना देना नहीं। बट देखो बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा है, एज एट 31 मार्च, एज एट लिखा है। आज की डेट पे मेरे बिजनेस की ये एसेट्स हैं, आज की डेट पे मेरे बिजनेस की ये इक्विटी मतलब कैपिटल है, और आज के डेट पे मेरे बिजनेस की ये लाइबिलिटी है। इस साल की ये लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी तो मैंने 31 मार्च को ही मान लो लोन लिया होगा, तो ये एज एट है, आज की डेट पे मेरी पोजीशन ये है। तो अगर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना है, एक पर्टिकुलर साल की परफॉर्मेंस जानना है, तो वो कहाँ देखेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेगा, जहां इनकम एक्सपेंस और प्रॉफिट दिखेगा उसको, तो उसको बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलेगी। और लेकिन अगर उसको अपने बिजनेस की वर्थ पता चलनी है, अपने बिजनेस की वैल्यू जाननी है, उसका बिजनेस कहाँ खड़ा है, उसको कितना रुपए लोगों से उसने उधार ले रखा है, उस बिजनेस ने कितना रुपए ओनर से ले रखा है, उस बिजनेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अगर उसको उस बिजनेस की वर्थ जाननी है, पोजीशन जाननी है, तो वो बैलेंस शीट में देखेगा, जहां उसको उसके बिजनेस के एसेट्स दिखेंगे, लाइबिलिटी दिखेगी, कैपिटल दिखेगा। हाँ सर समझ गए। 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखाता है जो टेम्पररी है, जैसे विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा। एक अपने बिजनेस की वैल्यू दिखाता है, वर्थ दिखाता है, आपकी पोजीशन दिखाता है, जो आगे जाके उसी में प्लस या माइनस होगा, बट ये खत्म नहीं होगा। अगले साल जब आप बिजनेस करेंगे तो आप इन्हीं में से किसी बिल्डिंग में बैठ के करेंगे, इसी में से किसी मशीन को यूज करके करेंगे। हाँ सर समझ गए। तो हमने रिलायंस के अकाउंट्स में क्या देखा, उसने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, वो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था। वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम और एक्सपेंसेस लिखे हुए थे, जो मेरे को इस साल का प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा था। जिस साल का अकाउंट्स है उस साल का प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा। फिर रिलायंस ने बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट एक एज एट स्टेटमेंट थी, आज की डेट पे मेरी पोजीशन, उसमें एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल दिख रहा था, और एसेट का टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर था, जो कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये सारे कैरी फॉरवर्ड आइटम्स हैं, अगले साल भी मेरे बिजनेस में यही एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल चलती रहेंगी। ये एक बिजनेस की पोजीशन, उस बिजनेस की वर्थ, उस बिजनेस की वैल्यू दिखाता है। हाँ सर। तो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे, और एंड करने से पहले एक रिवीजन। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लिया था, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी पूरे सिलेबस में, वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने अकाउंट्स का मतलब समझा, हमने अकाउंट्स बनाने के एडवांटेजेस समझे। उसके बाद हमने अकाउंट्स किसको बनाना होता है, किसको नहीं बनाना होता है, वो सीखा। हमने सीखा कि अकाउंट्स एक साल के लिए बनता है, और वो एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। फिर हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, 5 कमरे पढ़े, जहां हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करेंगे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। फिर हमने सीखा उसमें से एक्सपेंस और एसेट टीम आउटफ्लो के मेंबर हैं, और इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल इनफ्लो के मेंबर हैं। और आउटफ्लो और इनफ्लो हमेशा बराबर होगा, कम भी नहीं हो सकता, ज़्यादा भी नहीं हो सकता। फिर हमने सीखा इनकम और एक्सपेंस टेम्पररी आइटम्स हैं, जो इस साल की मेरी परफॉर्मेंस, मेरा प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल मेरे बिजनेस के परमानेंट आइटम्स हैं, कैरी फॉरवर्ड आइटम्स हैं, जो मेरे बिजनेस के साथ चलते जाते हैं, जो मेरी बैलेंस शीट में जाते हैं। हाँ सर, हमने ये 5 वर्ड का मतलब देखा था।
फिर हमने देखा था टोटल आउटफ्लो इनफ्लो के बराबर होता है। फिर हमने देखा था कि कैसे इसी इक्वेशन में थोड़े ट्रांसफर्स करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है, जिसको हम हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, एक फ्रेश पेज जहाँ मैं मेरी इनकम और एक्सपेंसेस को लिखता हूँ ताकि मैं मेरे साल भर के प्रॉफिट जान पाऊँ, और बैलेंस शीट एक ऐसा फ्रेश पेज जहाँ मैं मेरे एसेट लायबिलिटी और कैपिटल लिखता हूँ। फिर हमने रिलायंस की एक्चुअल बैलेंस शीट देखी, जिससे हमें ये कॉन्फिडेंस आया कि हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर। सो आई होप इस लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आई सजेस्ट कि आप ये वीडियो बार बार देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस लेक्चर में हमने जो सीखा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका आगे अकाउंट्स आप बना पाएंगे, कितने कॉन्फिडेंस से बना पाएंगे, वो सब डिपेंड करता है कि आज की क्लास से आपने कितना कुछ सीखा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके मेरे से अपने डाउट्स क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा पढ़ने का पैटर्न होगा जब हमारे लाइव बैचेस चालू होंगे। ये तो एक बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है जो यूट्यूब में अपलोड होगा। जब हमारी लाइव बैचेस स्टार्ट होंगे जुलाई में, तो हमारा 1 घंटा 15 मिनट का एक लेक्चर होगा, जिसमें हम 1 घंटे पढ़ने के लिए, इफेक्टिव स्टडी के लिए रखेंगे, और लास्ट के 15 मिनट हम रिजर्व रखेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्लास का एक रिविजन के लिए करने के लिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो है, इसकी ड्यूरेशन कम या ज़्यादा हो सकती है, बट हमारी लाइव रेगुलर बैच की जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर एंड 15 मिनट्स होगी। सिर्फ क्लास 11th ही नहीं, अगर आप क्लास 12th में हैं, सीए फाउंडेशन में भी हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये लेक्चर ज़रूर देखें। हो सकता है आपके बेस में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कुछ गैप रह गए हों जो शायद इस वीडियो से फिल हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू ऑल।